आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का विभाजन। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक दर्जी को 3 एक जैसे शर्ट सिलने के लिए 4 और 1/5 मीटर कपड़ा लगा। जरा सोचिए, अगर हमें पता करना हो कि उसे एक शर्ट सिलने के लिए कितना कपड़ा लगा, तो यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें 4 और 1/5 मीटर को 3 से विभाजित करना होगा। हम 4 और 1/5 को 21/5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम 21/5 को 3 से विभाजित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। परिमेय संख्याओं का विभाजन भिन्नों के विभाजन की तरह ही किया जाता है, यानी कि पहली संख्या को वैसा का वैसा रखकर दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि किसी संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हम उसके अंश और हर को परस्पर बदलते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं और इसका व्युत्क्रम लेने के लिए हम 3 और 1 को परस्पर बदल देते हैं। इससे हमें व्युत्क्रम प्राप्त होगा 1/3। अब हम 21/5 और 1/3 का गुणा करते हैं। गुणन करने के लिए हम अंशों का गुणन करते हैं, यानी कि 21 गुणा 1 बराबर 21। फिर हम हरों का गुणन करते हैं, यानी कि 5 गुणा 3 बराबर 15। और परिणाम को अंशों का गुणनफल 21 बटे हरों का गुणनफल 15 के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि यहाँ हमें परिणाम प्राप्त होगा 21/15। चूँकि अंश 21 और हर 15 का मौसा 3 है, इसलिए यहाँ हम दोनों को 3 से विभाजित कर सकते हैं, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 7/5। यानी कि दर्जी को एक शर्ट सिलने के लिए 7/5 मीटर कपड़ा लगा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के विभाजन का परिणाम धनात्मक ही होता है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से विभाजित करते समय हम विभाजित की जाने वाली परिमेय संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और उसका जिस संख्या से विभाजन किया जा रहा है उसे व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। a/p विभाजित c/d बराबर a/p गुणा d/c। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें ऋण 12/27 को 6/33 से विभाजित करना है, तो बताइए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, पहले हम ऋण 12/27 को वैसे के वैसे रखेंगे और इसे 6/33 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। गुणन करने के लिए वैसे तो हम अंशों का और हरों का गुणन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसे हम सरल रूप से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 6 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 12 है, इसलिए हम 6 को रद्द कर 1 लिखेंगे और ऋण 12 को रद्द कर ऋण 2 लिखेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो 27 और 33 का मौसा 3 है, इसलिए हम दोनों को 3 से भाग दे सकते हैं। 27 को 3 से भाग देने पर उसके स्थान पर हम 9 लिख सकते हैं और 33 को 3 से भाग देकर इसके स्थान पर हम 11 लिख सकते हैं। अब संख्याएं छोटी है, इसलिए इनका गुणन करना आसान है। जैसे यहाँ ऋण 2 गुणा 11 बराबर ऋण 22 और 9 गुणा 1 बराबर 9। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 22/9। इससे हमें पता चलता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के विभाजन का परिणाम ऋणात्मक होता है। अगर हमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स का विभाजन करना हो, जैसे ऋण 18/33 विभाजित ऋण 9/11, तो परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पहली संख्या ऋण 18/33 को वैसा का वैसा रखकर दूसरी संख्या ऋण 9/11 के व्युत्क्रम 11/9 से गुणन करना। यहाँ ऋण 18 ऋण 9 का 2 गुना है, इसलिए हम ऋण 9 को रद्द कर 1 लिखेंगे और ऋण 18 को रद्द कर 2 लिखेंगे। इसी तरह 33 11 के 3 गुना है, इसलिए हम 11 को रद्द कर 1 और 33 को रद्द कर 3 लिखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 2/3, जो कि धनात्मक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं के विभाजन का परिणाम धनात्मक होता है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का विभाजन करते समय पहली संख्या को वैसा का वैसा रखकर दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से उसे गुणा किया जाता है।
अगर विभाजन की जाने वाली संख्याओं का चिन्ह समान होगा तो परिणाम धनात्मक होता है, लेकिन अगर विभाजन की जाने वाली संख्याओं का चिन्ह समान नहीं होगा तो परिणाम ऋणात्मक होता है। तो अब आप परिमेय संख्याओं का विभाजन सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के विभाजन से संबंधित कुछ उदाहरण। एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ज्ञात कीजिए वह प्रति घंटा कितनी दूरी तय करती होगी। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितनी दूरी तय करती होगी, यह ज्ञात करने के लिए हमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करना होगा। यानी कि हमें 130 और 1/2 को 2 और 1/2 से विभाजित करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे किया जाएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। पहले हमें इन परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स को अंश बटा हर के रूप में लिखना होगा। 130 और 1/2 को अंश बटे हर के रूप में 261/2 इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसी तरह 2 और 1/2 को अंश बटे हर के रूप में 5/2 इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो अब विभाजन आएगा 261/2 विभाजित 5/2। आइए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं का विभाजन करने के लिए हम व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल की अवधारणा का प्रयोग करेंगे। किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिसके साथ गुणा किया जाने पर परिणाम 1 आता है। किसी संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हम संख्या के अंश और हर को परस्पर बदलते हैं। जैसे यहाँ 5/2 के अंश 5 और हर 2 को परस्पर बदलकर हमें 5/2 का व्युत्क्रम प्राप्त होगा 2/5। विभाजन का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम पहली परिमेय संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का उससे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ हम 261/2 और 2/5 का गुणा करेंगे। परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हम अंशों का गुणन करेंगे। यह 261 गुणा 2 बराबर 522। फिर हम हरों का गुणन करेंगे। जैसे यहाँ 2 गुणा 5 बराबर 10। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 522/10। इसे ही हम 52.2 से भी व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी प्रति घंटा 52.2 किलोमीटर की दूरी तय करती होगी। अगला उदाहरण, मान लीजिए तापमान में बढ़त धनात्मक परिमेय संख्या से और गिरावट ऋणात्मक परिमेय संख्या से व्यक्त की जाती है। किसी केमिकल कंपनी में यह देखा गया कि किसी केमिकल के तापमान में -32/9 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होने के लिए 4 घंटे का समय लगता है। ज्ञात कीजिए केमिकल के तापमान में परिवर्तन की दर क्या होगी। यहाँ हमें तापमान में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है हमें प्रत्येक घंटे में तापमान में कितना परिवर्तन होता है यह ज्ञात करना है। इसके लिए हमें कुल परिवर्तन को कुल समय से विभाजित करना होगा, यानी कि -32/9 विभाजित 4 का परिणाम ज्ञात करना होगा। परिमेय संख्याओं का विभाजन करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ हम -32/9 को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या यानी 4 का व्युत्क्रम 1/4 से -32/9 को गुणा करेंगे। गुणन का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम अंशों का गुणा करते हैं और फिर हरों का गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटे हरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार परिणाम आएगा -32/36। यहाँ अंश और हर का मौजो है 4, इसलिए हम अंश और हर दोनों को 4 से विभाजित करेंगे। इससे हम परिणाम को ऋण 8/9 इस मानक रूप में व्यक्त कर पाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल के तापमान में परिवर्तन की दर ऋण 8/9 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के विभाजन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं।
मिथ्या धारणा 1, निशा और अर्णव ने 4 विभाजित 1/4 को निम्न प्रकार से हल किया। निशा को परिणाम प्राप्त हुआ 1 और अर्णव को परिणाम प्राप्त हुआ 16। ज्ञात कीजिए किसे सही परिणाम प्राप्त हुआ। परिमेय संख्याओं का गुणन सीखते समय बच्चे अंशों और हरों में लिखी संख्याओं को रद्द करते हैं, यह ध्यान में रख लेते हैं और इसी समझ को वे विभाजन में भी प्रयोग करते हैं। इसके कारण उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है। जैसे यहाँ निशा ने 4 विभाजित 1/4 को हल करते समय पहली संख्या को दूसरी संख्या के हर से रद्द किया है, जिससे उसे एक यह परिणाम प्राप्त हुआ है। यह एक गलत परिणाम है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि परिमेय संख्याओं का विभाजन करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 4 को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या 1/4 की व्युत्क्रम 4 से पहली संख्या को गुणा करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 16, यानी कि 4 विभाजित 1/4 बराबर 16 है। इस तरह से अर्णव ने सही परिणाम प्राप्त किया है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 2, ज्ञात कीजिए ऋण 12/45 विभाजित ऋण 60/54। चलिए पहले सही जवाब प्राप्त करें। इसे हल करने के लिए हम ऋण 12/45 को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे ऋण 60/54 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। यहाँ ऋण 60/54 का व्युत्क्रम है ऋण 54/60। अब हम यह गुणन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसे ही अगर हम मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 6/25, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 1। कुछ बच्चे चिन्हों के संदर्भ में गलती करते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का परिणाम ऋणात्मक ही आएगा, इसलिए वे परिणाम को ऋण चिन्ह लगा देते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 6/25, जो कि एक गलत परिणाम है। इसलिए ऑप्शन दूसरा गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि विभाजन करते समय पहली संख्या को वैसा का वैसा रखना और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणन करना और पहली संख्या का व्युत्क्रम लेना और दूसरी संख्या को वैसे के वैसे रखना, दोनों स्थितियां समान हैं। इसलिए वे विभाजन को पहली संख्या का व्युत्क्रम लेकर इस प्रकार हल करते हैं, जिससे उन्हें 25/6 यह गलत परिणाम प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली विधि में हमें 6/25 यह परिणाम प्राप्त होता है, जबकि दूसरी विधि में 25/6। क्योंकि दोनों विधियों से समान परिणाम प्राप्त नहीं होता, इसलिए दोनों विधियां समान नहीं हैं। इसलिए ध्यान रहे, विभाजन करते समय पहली संख्या को वैसा का वैसा रखें और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से ही उसे गुणा करें। आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे संख्या का घातांकीय रूप में निरूपण। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि इकाई यानी यूनिट्स या वंस, दहाई यानी टेंस, 100 यानी हंड्रेड्स, 1000 यानी थाउजेंड्स जैसे स्थान हमें संख्या को पढ़ने, लिखने एवं तुलना करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। क्या आपको यह याद है? अगर याद होगा तो दी संख्या को पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह संख्या है 23 करोड़। अब इस संख्या को देखिए, क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? ऐसी बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना अधिक मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हमें घातांक यानी एक्सपोनेंट की समझ उपयोगी सिद्ध होती है। तो आइए घातांक की समझ बनाएं। चलिए संख्या 1000000 की बात करें। इस संख्या को हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ 10 इस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर है। यहाँ 10 का गुणनखंड के रूप में 5 बार प्रयोग किया गया है। घातांक के रूप में हम इस संख्या को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यहाँ 10 इस संख्या का आधार यानी बेस है और 5 इस संख्या का घातांक यानी एक्सपोनेंट है। व्यापक रूप में अगर a को स्वयं से m बार गुणा करने पर संख्या b प्राप्त होती है, तो हम संख्या b को घातांकीय रूप में a की घात m इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जहाँ संख्या a आधार कहलाती है और संख्या m संख्या a का घातांक कहलाती है।
चलिए कुछ और उदाहरण देखें। अगर हम संख्या 10,000 की बात करें तो हमें पता है कि 10,000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 है, यानी कि यहाँ गुणनखंड है 10 और इसका प्रयोग 4 बार किया गया है। इसलिए हम 10,000 को इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 10 आधार है और 4 घातांक है। इसे हम पढ़ते हैं 10 की चौथी घात यानी पार, या इसे ही हम 10 के ऊपर घात 4 भी कहते हैं। हम 10 की घात 4 को 10,000 का घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसी तरह हम 1,000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ आधार है 10 और घात है 3। तो बताइए, अगर घातांकीय रूप होगा 10 की घात 2 तो इसका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही, 10 की घात 2 बराबर 10 गुणा 10 यानी कि 100। इसी प्रकार हम 10 बराबर 10 की घात 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है। जैसे जैसे 1 के ऊपर का शून्य कम हो रहा है, घातांक भी 1 से कम हो रहा है। तो बताइए 1 को हम कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल सही, फिर से हम घातांक को 1 से कम करेंगे, इसलिए 1 बराबर 10 की घात 0 होगा। अब तक हमने उन संख्याओं के बारे में पढ़ा जिनका आधार 10 है। जरा सोचिए, क्या हम आधार कोई भी संख्या ले सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं, जरूरी नहीं आधार 10 ही हो, बल्कि यह कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हम 16 को 4 गुणा 4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से 16 का घातांकीय रूप 4 की दूसरी घात लिखा जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 16 का घातांकीय रूप 2 की घात 4 इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस तरह अगर हमें 72 को घातांकीय रूप में व्यक्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? चलिए पता करें। किसी संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम उसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। इसके लिए अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन एक उपयुक्त विधि है। 72 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है। इससे हमें 72 के गुणनखंड इस प्रकार प्राप्त होंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार दोहराई गई है। यहाँ 2 यह संख्या 3 बार दोहराई गई है, इसलिए इसे हम 2 की घात 3 से व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ संख्या 3 2 बार दोहराई गई है, इसलिए इसे हम 3 की घात 2 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम कह सकते हैं कि 72 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। जरा सोचिए, क्या ऋणात्मक संख्या या निगेटिव नंबर भी आधार हो सकता है? बिल्कुल, एक ऋणात्मक संख्या भी आधार हो सकती है। जैसे ऋण 1 की घात 1 बराबर ऋण 1, ऋण 1 की घात 2 बराबर 1, ऋण 1 की घात 3 बराबर ऋण 1, ऋण 2 की घात 2 बराबर 4, ऋण 2 की घात 3 बराबर ऋण 8। इसी तरह क्या आप कुछ और उदाहरण प्राप्त कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। इन सभी को समझकर आपको एक बात का पता जरूर चला होगा। अगर ऋणात्मक संख्या का घातांक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो परिणाम भी ऋणात्मक होता है, जबकि अगर ऋणात्मक संख्या का घातांक सम संख्या यानी इवन नंबर है तो परिणाम धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर होती है। इससे अब आपको घातांक की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा संख्या का घातांकीय रूप में निरूपण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे घातांकीय रूप से संबंधित उदाहरण। रिया, अमित और निशा 256 को घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त कर रहे थे। रिया ने इसे 16 की घात 2 से, अमित ने 4 की घात 4 से और निशा ने 2 की घात 8 से व्यक्त किया। तो तीनों में 256 का सही घातांकीय रूप किसने प्राप्त किया? यहाँ हमें 256 को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। क्या आप बता सकते हैं इसे हम घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए।
बिल्कुल सही। इसके लिए हमें 256 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स प्राप्त करने होंगे। 256 को हम 16 गुणा 16 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हम आधार यानी बेस 16 और घातांक यानी एक्सपोनेंट 2 लेकर 256 को 16 की घात 2 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम 16 को गुणनखंड 4 गुणा 4 के रूप में लिखें तो हमें 256 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 की घात 4 प्राप्त होगा। यह भी 256 का एक घातांकीय रूप है। इसी प्रकार अगर हम 4 को 2 गुणा 2 इस प्रकार लिखेंगे तो हमें 256 बराबर 2 की घात 8 प्राप्त होगा। यह भी 256 का एक घातांकीय रूप है, यानी कि हम 256 को घातांकीय रूप में 16 की घात 2, 4 की घात 4 या 2 की घात 8 इनमें से किसी भी प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए रिया, अमित और निशा तीनों ने 256 का सही घातांकीय रूप प्राप्त किया है। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए ऋण 2 की घात 5 और ऋण 5 की घात 2 में से कौन सी संख्या बड़ी है। उपरोक्त संख्याएं घातांकीय रूप में दी गई है। चलिए पता करते हैं वे कौन सी संख्याओं के घातांकीय रूप है। हम ऋण 2 की घात 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें गुणन का परिणाम प्राप्त होगा ऋण 32। इसी को एक और विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आधार ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर है और घातांक विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो बताइए ऐसी स्थिति में परिणाम धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा या ऋणात्मक। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, परिणाम ऋणात्मक होगा। परिणाम प्राप्त करने के लिए हम 2 को 5 बार गुणा करेंगे। ऐसा करने पर हमें ऋण 2 की घात 5 बराबर ऋण 32 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम ऋण 5 की घात 2 बराबर ऋण 5 गुणा ऋण 5 बराबर 25 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऋण 32 एक ऋणात्मक है जबकि 25 धनात्मक है, और चूंकि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है इसलिए 25 ऋण 32 से बड़ी संख्या है, यानी कि ऋण 5 की घात 2 ऋण 2 की घात 5 से बड़ी है। अगला उदाहरण, a की घात 3 गुणा a की घात 4 गुणा a की घात 5 को घातांकीय रूप में लिखिए। हम a की घात 3 बराबर a गुणा a लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम a की घात 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं और a की घात 5 को a का स्वयं से 5 बार गुणन के रूप में लिख सकते हैं। a की घात 3 गुणा a की घात 4 गुणा a की घात 5 बराबर इस प्रकार है। अब यहाँ हम देखते हैं कि a का स्वयं से कुल 12 बार गुणा किया गया है, इसलिए इसे ही हम a की घात 12 लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि a की घात 3 गुणा a की घात 4 गुणा a की घात 5 बराबर a की घात 12। आज हमने देखे घातांकीय रूप से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे घातांकीय रूप से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी संख्या ऋण 5 की घात 6 के बराबर है। कुछ बच्चे घातांक यानी एक्सपोनेंट की अवधारणा को ठीक प्रकार समझ नहीं पाते। वे समझते हैं कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर की घात एक ऋणात्मक संख्या ही होती है, इसलिए वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। सही समझ यह है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो परिणाम ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या यानी इवन नंबर हो तो परिणाम धनात्मक संख्या होती है। चलिए इसे समझें। ऋण 5 की घात 6 में ऋण 5 आधार यानी बेस और 6 उसकी घात यानी पार है। इसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। गुणन के साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से चलिए इनके इस प्रकार समूह बनाएं। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक समूह के गुणन का परिणाम क्या आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें प्रत्येक समूह के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 25, जो कि एक धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार अगर हम इनका भी गुणन करें तो धनात्मक संख्याओं यानी पॉजिटिव नंबर्स का गुणन धनात्मक ही आता है, इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा 15,625, जो कि एक धनात्मक संख्या है।
अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 15,625 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स इस प्रकार प्राप्त होंगे, जिन्हें हम 5 की घात 6 इस घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि ऋण 5 की घात 6 बराबर 5 की घात 6 है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। तो ध्यान रहे, किसी संख्या ऋण a की घात m यह सम संख्या होगी तो हम ऋण a गुणा ऋण a जैसे m/2 समूह बना सकते हैं। इन समूह के गुणन का परिणाम धनात्मक होगा और इसी प्रकार कुल ऋण a की घात m का मान भी धनात्मक ही होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ साधारण गलतियाँ। साधारण गलती 1। कुछ बच्चों की यह समझ होती है कि घातांकीय रूप से संख्या का मान ज्ञात करना हो तो आधार और घात का गुणा किया जाता है। जैसे 3 की घात 5 का मान प्राप्त करने के लिए बच्चे 3 गुणा 5 करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 15। यह गलत समझ है। इसी प्रकार कुछ बच्चे घातांकीय रूप से संख्या का मान ज्ञात करने के लिए आधार को घातांक जितना है उतनी बार जोड़ते हैं। जैसे वे 3 की घात 5 का मान प्राप्त करने के लिए 3 को 5 बार जोड़ते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 15। यह भी एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि घातांकीय रूप से संख्या का मान ज्ञात करना हो तो हम आधार को स्वयं से उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार घातांक हो। जैसे यहाँ हम 3 को स्वयं से 5 बार गुणा करेंगे, जिससे हमें संख्या का मान प्राप्त होगा 243। साधारण गलती 2। कुछ बच्चे कोष्ठक का ध्यान नहीं रखते। वे ऋण 6 की घात 2 बराबर ऋण 6 गुणा ऋण 6 बराबर 36 प्राप्त करते हैं, लेकिन यह भी गलत समझ है। याद रहे, ऋण 6 की घात 2 और ऋण 6 की घात 2 दोनों अलग है। ऋण 6 की घात 2 बराबर ऋण 6 गुणा 6 बराबर ऋण 36 होता है, जबकि ऋण 6 की घात 2 बराबर ऋण 6 गुणा ऋण 6 बराबर 36 होता है। इसलिए घातांक से संबंधित उदाहरणों में कोष्ठकों का ध्यान रखना जरूरी है। साधारण गलती 3। कुछ बच्चे यह समझने लगते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान भी 0 होता है। जैसे वे समझते हैं कि 4 की घात 0 बराबर 0 या 5 की घात 0 बराबर 0 होता है, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। इसका कारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखी घातांकीय रूप से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ।